हाँ बच्चों, तो जैसा कि ये जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये है वेक्टर एनालिसिस। और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू स्केलर। मैंने आपको बताया था कि जब हम स्केलर क्वांटिटीज को मैथमेटिकली ऑपरेट करते हैं, मीन्स ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम कॉमन अलजेब्रिक रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटीज को मैथमेटिकली ऑपरेट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज का, तो ये जो कॉमन अलजेब्रिक रूल्स हैं इनसे वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है। उसका रीजन क्या है कि वेक्टर्स जो है उनमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है वेक्टर क्वांटिटी के साथ, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए हमको उस डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ता है। दो वेक्टर क्वांटिटीज का सम एक मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन। ठीक है, तो किस तरह से दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं ये अभी तक हमने पढ़ा। दो लॉज हमने डिस्कस किए थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, ठीक है, या एक वेक्टर क्वांटिटीज को किसी गिवन वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज। अब देखिए, पढ़ाऊंगा मैं आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, लेकिन वहीं पर एक आश्चर्य वाली बात मैं आपको बताता हूं कि वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है। देयर इज नो सब्ट्रैक्शन डिफाइंड फॉर वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर पढ़ेंगे कैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिकली देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो एक्चुअली एडिशन ही है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो एक्चुअल एडिशन ही है, करते हम एडिशन ही है, रिजल्ट वो वही आता है जो सब्ट्रैक्शन का आएगा। किस तरह से देखिए, अब सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वेक्टर्स में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस ऑर्डर में क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं। मैं बताया था आपको a प्लस बी या b प्लस ए दोनों डिफरेंट थिंग है। हालांकि एडिशन में दोनों का सम सेम आता है, a प्लस बी और b प्लस ए एक ही वेक्टर आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। तो हम क्यों ना अपनी एक आदत ही डालें कि हम ऑर्डर पे पर्टिकुलर ध्यान देंगे कि किस ऑर्डर में हमको वेक्टर्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम किस ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन जो है उसका ऑर्डर क्या है। तो मान लीजिए हमको वेक्टर a माइनस वेक्टर b करना है। इसका सिंपल सा मतलब है वेक्टर b हैड टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर a। वेक्टर b को हमको वेक्टर a से सब्ट्रैक्ट करना है। अब a और b है क्या, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि जो a और b वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से गिवन है। आई विल यूज कलरफुल चॉक्स जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा सा लगे ना। कलरफुल चॉक से मान लीजिए ये हमारे पास वेक्टर ए है। ठीक वही रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लेंथ ऑफ दिस रे विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यहाँ इस रे की जो लेंथ है कि वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी, और एरो हेड बता रहा है इनको की डायरेक्शन क्या है। इसी तरह से मान लीजिए ये वेक्टर b है, एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक कोई वेक्टर है b, और यहां भी यही कंडीशन है। सेम स्केल पर, जिस स्केल के अकॉर्डिंग हमने वेक्टर a की लेंथ ड्रॉ करी है उसी स्केल से हमने वेक्टर b की लेंथ ड्रॉ करी है। और लेंथ ऑफ दिस रे इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b एंड एरो इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। अब हमको वेक्टर b को a से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, एक्चुअली क्या इस मैथमेटिकल ऑपरेशन a माइनस b को मैं ये भी लिख सकता हूं वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर a। क्या ये दोनों सिमिलर है? ऑब्वियसली सिमिलर है। ये भी a वेक्टर a प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर b विल गिव यू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। यही करना है, हमको सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, बिकॉज सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। हमको करना एडिशन ही है। लेकिन अगर हमको a माइनस बी करना है, जैसे हमको b को सब्ट्रैक्ट करना है इसे, तो आप क्या करिए, माइनस b को a के साथ ऐड कर दीजिए।
तो माइनस बी अगर ए के साथ ऐड होगा तो इट विल बी इक्वल टू लाइक बी हैड बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए। माइनस बी क्या है, तो ये बी समझिए यहाँ पे निगेटिव वेक्टर, माइनस बी यहाँ पर कहलाएगा निगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, किसी भी एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो उसके बराबर हो लेकिन डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट हो। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है P, P जो है वो ईस्ट के डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो जो माइनस P वेक्टर है उसकी लेंथ P के बराबर आएगी, लेंथ P के बराबर, उसका मैग्नीट्यूड P के बराबर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन P के जस्ट अपोजिट होगी। मींस अगर P ईस्ट के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा है तो माइनस P विल पॉइंट अलॉन्ग वेस्ट। हाँ, तो ये P और माइनस P, ये वेक्टर P है, ये इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है Q, Q वेक्टर जो है वो नॉर्थ के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा है, तो अगर Q वेक्टर नॉर्थ के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा है तो माइनस Q वेक्टर जो है वो साउथ के अलॉन्ग पॉइंट करेगा। सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो किसी भी एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर डिफाइन किया जाता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड उसके बराबर हो लेकिन डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट। ये बात है समझ में आपको, नेगेटिव वेक्टर हमको क्या करना है, अगर b को a से सब्ट्रैक्ट करना है तो बेसिकली इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि हम माइनस b को a के साथ ऐड कर दें, माइनस b वेक्टर को वेक्टर a के साथ ऐड कर दें, तो क्या होगा, जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो वही आएगा a माइनस b के बराबर, ठीक। इस तरह से सब्ट्रैक्शन किया जाता है। जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन डिफाइन नहीं होता है, आपको क्या है ऐड ही करना पड़ेगा, लेकिन वो हम नेगेटिव वेक्टर ऐड करते हैं। अब देखिए करते हैं, यहाँ पर हमको जो दो गिवन वेक्टर्स हैं, सबसे पहले तो माइनस बी डिफाइन करें हम, तो अगर ये बी है, ये वेक्टर माइनस बी हो जाएगा जिसकी लेंथ बी के बराबर, मींस जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर लेकिन डायरेक्शन बी के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर ए ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखिए आप ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो ये करना हमको एडिशन है, तो वही जो एडिशन के लिए हमने ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन सीखे हैं वही अप्लाई करके हम ये इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए मैंने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है उसका उसी के अकॉर्डिंगली और उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लिया कि उसकी जो लेंथ आनी चाहिए लाइन की वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल और एरो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। अब फ्रॉम द हेड ऑफ इट मैं ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हेड टू टेल ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हेड टू टेल ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज होंगे वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो यहां से मैं देखूं तो बी अगर वेक्टर है, बी तो ये आता है, ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर है और बी को मैंने इस तरह से ड्रॉ किया कि बी की जो टेल है वो ए के हेड के साथ कॉन्सेंट कर रही है, हेड टू टेल अरेंज होगी। अब अगर ये बी है तो माइनस बी क्या होगा, माइनस बी मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी के जस्ट बराबर हो और डायरेक्शन उसके अपोजिट है, ठीक है। ये हमारे पास माइनस बी आ गया, ये माइनस बी है, बल्कि इसको आप डार्क बनाइए, इसको आप ब्राइट बनाइए, क्योंकि इसका तो मतलब ये हमको ऐड नहीं करना है, ऐड हमको ही मूव करना है। तो मैंने क्या किया, माइनस बी को बनाया ए के इस तरह से कि माइनस बी की जो टेल है वो ए के हेड से कॉन्सेंट कर रही है, ठीक है। तो अब ऐड मुझको ए और बी को नहीं करना है, ऐड मुझको करना है ए और माइनस बी। मैंने आपको बी क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए वेक्टर ए किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ए इस डायरेक्शन के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा है, ये ए की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है। मान लीजिए ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। हमको ए और बी के बीच का एंगल गिवन है, हमेशा हमको ए और बी के बीच का एंगल गिवन होगा कि ए बी से इतने एंगल पर इंक्लाइंड है या बी ए से इतने एंगल पर इंक्लाइंड है। तो ए और बी वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना आएगा, क्योंकि माइनस बी तो हमने यहां से डिफाइन किया, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, कि बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस बी को ऐड कर दो, तो माइनस बी का एंगल आएगा कितना, ऐड करने के लिए हमको एंगल चाहिए वेक्टर ए और माइनस बी के बीच में। तो वेक्टर ए और माइनस बी की डायरेक्शन के बीच का एंगल कौन सा हो गया, ये समझिए, यहां से एंगल ये भी है, लेकिन ये नहीं लेंगे ए और बी के बीच का, क्यों, क्योंकि ए इस डायरेक्शन के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा है, बी इस
डायरेक्शन के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा है, तो ऐसा एंगल जो कि डायरेक्शन डिफरेंस को बताए, वो कौन सा एंगल आएगा, वो ये है। और ये क्योंकि b और माइनस b दोनों का अगर टेल टू टेल अरेंज करें तो दोनों एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों मतलब माइनस b नेगेटिव वेक्टर है b का, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट आएगी। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो अगर वेक्टर a और b के बीच का एंगल थीटा है तो हमेशा वेक्टर a और माइनस b के बीच का एंगल जो है वो 180 माइनस थीटा है। तो बाकी ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग the resultant the third closing side of the triangle drawn in reverse order, इस ट्रायंगल की थर्ड क्लोजिंग साइड जिसको कि हम रिवर्स ऑर्डर में ड्रॉ करेंगे। रिवर्स ऑर्डर आप समझते हैं, हमने a और माइनस b को ऑर्डर में अरेंज किया है। कैसे, b की जो टेल है वो a के हेड पर रखकर ड्रॉ किया है हमने b को, कि b और a जो है, माइनस b और a जो है वो हेड टू टेल अरेंज है। ये ऑर्डर हो गए। अब देखिए यही अगर हम थर्ड साइड ऑर्डर में ड्रॉ करते तो क्या कि उसके जो टेल है वो b के हेड पे आनी चाहिए और उसका जो हेड है वो a के टेल पे, लेकिन हमने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। तो ये जो थर्ड क्लोजिंग साइड है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस ओपन रिजल्टेंट ऑफ दीस टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो ये a और b का जो रिजल्ट, माइनस b का जो रिजल्टेंट है वो ये आ है। अब ये तो ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया। अगर हम इसको स्टैटिस्टिकल एक फॉर्मूला ड्राइव करें, जैसे हमने सम के लिए a प्लस b के लिए ड्राइव किया था, तो अगर हम a माइनस b कर रहे हैं और a और b के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट, यहां पर भी रिजल्टेंट का मतलब ये है कि जो रिजल्ट वेक्टर a और माइनस b मिलकर प्रोड्यूस करेंगे, एक ऐसा वेक्टर जो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए, वो a और माइनस b का रिजल्टेंट होगा। वो रिजल्टेंट कितना आएगा, वो रिजल्टेंट r आ जाएगा हमारे पास। सिंपल हम वही ट्रायंगल लॉ जो है हमारा, उसको उसमें सब्स्टिट्यूट करें, मॉड a स्क्वायर माइनस b का मॉड। अच्छा, माइनस b का मॉड तो उतना ही है जितना b का मॉड है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स इक्वल लेंथ के हैं। समझते हैं आप, मॉड ऑफ b एंड मॉड ऑफ माइनस b आर इक्वल ना। तो चाहे आप मॉड b स्क्वायर लिख लीजिए, चाहे मॉड ऑफ माइनस b स्क्वायर लिख लीजिए। तो मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 मॉड a प्लस 2 मॉड a मॉड b cos। आप जो वेक्टर्स हम ऐड कर रहे हैं a और माइनस b ना, उनके बीच का एंगल थीटा नहीं है, थीटा a और b के बीच का एंगल है। हमको कौन सा लेना है, जो a और माइनस b के बीच का एंगल है, कितना, cos 180 डिग्री माइनस, ठीक है। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, वहां पे आपने देखा होगा कि अगर हम cos 180 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा जो है वो माइनस cos थीटा के ही इक्वल होता है। तो हम ये कंडीशन अगर अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर माइनस b विल बी अंडर रूट मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर। अच्छा, ये हो जाएगा माइनस 2 मॉड a मॉड b cos, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला आ गया जिससे कि हम वेक्टर a और वेक्टर b के मॉड को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उनके बीच का जो एंगल है थीटा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a माइनस b फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिजल्ट से डायरेक्टली। अच्छा, इसी से हमने निकाला था कि अगर मान लीजिए वेक्टर a का की डायरेक्शन तो हमको पता ही है कि मान लीजिए वेक्टर a से जो रिजल्टेंट है वो फाई एंगल पर इंक्लाइन है ना। वेक्टर जो a से रिजल्टेंट का जो एंगल है वो मान लीजिए फाई है, तो टेंजेंट फाई अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टेंजेंट फाई कितना आना चाहिए, टेंजेंट फाई आना चाहिए मॉड ऑफ माइनस b, जो कि मॉड b के बराबर होगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन a एंड माइनस b जो कि 180 माइनस थीटा है, अपॉन मॉड a प्लस मॉड b इंटू कॉस ऑफ एंगल जो कि a और माइनस b के बीच का है, जो कि 180 माइनस थीटा है। अब देखिए cos 180 माइनस थीटा जैसे मैंने बताया माइनस cos थीटा होता है, इसी तरह से sin 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस sin थीटा, सॉरी प्लस sin थीटा, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर आता है। तो अगर मैं यही कंडीशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं, ये
cos 180 डिग्री माइनस थीटा को माइनस cos थीटा और sin 180 डिग्री माइनस थीटा को sin थीटा ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो एंगल आएगा फाई रिजल्टेंट का फ्रॉम वेक्टर A वो आएगा b sin थीटा mod b sin थीटा अपॉन mod A माइनस mod b cos थीटा। ये हमारे पास दो ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स हमने ड्राइव किए हैं, जिनमें हम mod A, mod B और थीटा सब्स्टिट्यूट करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसी में जैसे मैंने ट्रायंगल लॉ यूज किया, आप चाहे तो इन दो वेक्टर्स A और माइनस B को पैरेललोग्राम लॉ की तरह अरेंज कर सकते हो, टेल टू टेल अरेंज कर सकते हो। जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड करें तो अगर पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते तो मान लीजिए हमारे पास वेक्टर A है ना, और यहां से मैं बनाऊं तो ये तो आता B, तो माइनस B ये आएगा, ये हो गया हमारे पास माइनस B वेक्टर है ना, जस्ट अपोजिट ऑफ B, नेगेटिव ऑफ B, तो जिसका मैग्नीट्यूड B के बराबर और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग दिस डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की डायगोनल जो कि उसी पॉइंट से ड्रॉ करनी है जहां पर दोनों पॉइंट्स की, दोनों वेक्टर्स की टेल कोइंसाइड कर रही है, इसी पॉइंट से जो ड्रॉन ट्रायंगल है पैरेललोग्राम की वो दोनों का रिजल्टेंट होगी। तो देखिए क्या ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ऑब्वियसली अगर मैं A के हेड से एक लाइन ड्रॉ करूं जो B के इक्वल एंड पैरेलल हो, और इसी तरह से B के हेड से एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि A के इक्वल और पैरेलल हो, ठीक है। आप देख रहे हैं ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, और इस पैरेललोग्राम की ये जो डायगोनल आएगी दिस विल बी द रिजल्टेंट। अब आप देखिए जैसे वहां पे हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ अलग अलग नहीं है, यहां पे भी देखिए ये वेक्टर A है तो ये माइनस B हो जाएगा क्योंकि ये लाइन B के इक्वल एंड पैरेलल है, ये माइनस B। ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम की वो इस ट्रायंगल की ही क्लोजिंग साइड हो गई, ड्रॉन इन रिवर्स ऑर्डर, दिस विल बी द रिजल्टेंट। चाहे इसको ट्रायंगल लॉ से निकाल लीजिए चाहे पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लीजिए, और ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है हमारा ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम दोनों के लिए सिमिलर है। तो ये हमारा तरीका है जिस तरीके से हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको ऑर्डर बहुत ध्यान रखना है। देखिए सम A प्लस B और B प्लस A, अगर आप ऑर्डर को चेंज भी कर देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे, सेम वेक्टर आएंगे। इनका जो सम है A प्लस B इस ऑर्डर में अरेंज करने पर भी वही रिजल्टेंट आएगा, B प्लस A ऑर्डर में अरेंज करने पर भी वही रिजल्टेंट आएगा। लेकिन A माइनस B और B माइनस A ये इक्वल नहीं, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट वेक्टर्स आएंगे, A माइनस B और B माइनस A दोनों डिफरेंट वेक्टर आएंगे। तो सब्ट्रैक्शन करते हुए आपको ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है, A माइनस B और B माइनस A सेम वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्योंकि अब हमने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थ्योरेटिकली, अब कुछ जो भी हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़े हैं उनको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। मतलब एक तरह से हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए दे रखे हैं हमको कि टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5, दो फोर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो 3:5 है, और दे गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। ये दोनों फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड का रेशियो 3:5 है, इनका रिजल्टेंट 28 न्यूटन है। अगर इनका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। बताइए कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है। देखिए देखने में बहुत आसान सा है, वैसे भी आसान सा है, देखने में भी आसान सा है। तो हम मान लेते हैं कि लेट दी फोर्सेस बी 3x एंड 5x, क्योंकि रेशियो आपको 3:5 दे रखा है, तो मान लीजिए एक फोर्स 3x यूनिट है
दूसरी फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड 5x है। तो अब अगर 60 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा तो रिजल्टेंट कितना आएगा इनका, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू फोर्सेस। तो जैसा कि हम रिजल्टेंट इक्वल्स टू मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2 मॉड a मॉड b cos थीटा लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करें हम, मॉड a स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, अगर a का मॉड हमने 3x मान लीजिए 3x ले लिया तो 9x स्क्वायर प्लस b का मॉड हो जाएगा 25x स्क्वायर, b को अगर हम 5x मान लेते हैं इसका करेंगे प्लस 2 मॉड a मॉड b हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 5 5 जा 2 3 जा 6 6 5 जा 30 x स्क्वायर एंड cos थीटा। ठीक, तो देखिए अगर हम इससे x स्क्वायर कॉमन ले लें तो बाहर का हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। अच्छा, cos थीटा को भी हम चाहे तो सब्स्टिट्यूट कर दें क्योंकि थीटा की वैल्यू हमको गिवन है cos 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर में 34x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर, cos 60 विल बी 1/2, तो ये हमारे पास रहेगा 34x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर which will be equal to 49x square. 49x square will give you 7x. The square root of 49x square will be 7x. And according to question, this resultant should be equal to 28 Newton. So 7x must be equal to 28 Newton. Means x must be equal to 4. अच्छा, न्यूटन नहीं लगा रहे क्योंकि यूनिट हमको गिवन नहीं है, तो जो भी यूनिट्स है सिर्फ यूनिट से लिख देते हैं, तो यूनिट हमको डिफाइन नहीं है क्वेश्चन में। तो 4 यूनिट्स मान लीजिए x जो है वो 4 यूनिट्स, तो मॉड a कितना आ जाएगा, एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3x, तो 3 into 4 12 यूनिट्स, और जो दूसरा वेक्टर है मॉड b वो आ जाएगा हमारे पास 5 into 4 20 यूनिट्स। इस तरह से हम इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। अभी तो हम इजी करेंगे, धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे ना, धीरे धीरे फिर कंप्लीशन लास्ट ईयर का। हालांकि ये चैप्टर जो है बेसिक है ना, डायरेक्टली ये आगे यूज होगा, लेकिन डायरेक्टली वेक्टर्स पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस वो रेयर ही आते हैं कि सिर्फ वेक्टर के कंसेप्ट ही यूज होते, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम लोग कुछ टफ क्वेश्चंस जो है, टफ नट्स जो है वो क्रैक करेंगे आगे, ठीक। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को डिस्कस करना है वो ये है बोर्ड पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सच दैट देयर रिजल्टेंट इज 1/3 ऑफ द आइडल फोर्स। हमको क्या करना है, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है इस तरह से कि उनका जो रिजल्टेंट आए जो वो उन दोनों में से किसी भी एक वेक्टर के 1/3 के बराबर, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स। देखिए सबसे पहले हम क्या करें, हम ये देखें, ये देखिए एक जनरल कंसेप्ट है और ये एक तरह से आपके लिए शॉर्ट ट्रिक की तरह भी एक्ट करेगा। आगे आप क्या कीजिए, दो इक्वल वेक्टर्स अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो पहले ये देखिए उनके बीच का रिजल्टेंट आएगा ना, फिर हम उसको जहां कहीं भी दो इक्वल वेक्टर्स आएंगे फिर हम वही फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर दो फोर्सेस हैं आपके पास या दो वेक्टर हैं, एक है F1 और एक है F2 और दोनों इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए दो बातें होती हैं, F1 वेक्टर इक्वल्स टू F2 वेक्टर। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे यह है कि मॉड F1 और मॉड F2 बराबर है, जो मान लीजिए F लिख लीजिए इसको, मॉड F1 और मॉड F2 बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के इक्वल है जो कि F के बराबर है, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। यहां पर क्या मतलब है, अगर दो वेक्टर्स को इक्वल ले
बराबर हो और जिनकी डायरेक्शन सेम हो वो इक्वल वेक्टर्स हैं। ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है, ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है। तो अगर ऐसे वेक्टर्स को हम सम करें, इनका रिजल्टेंट कितना है, मान लीजिए इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, तो हम इसको सिंपलीफाई करें कि रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो कितना आएगा, तो इसको मैं लिखूं मॉड। अच्छा, एक और हम आगे से ये रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे कि जैसे ये वेक्टर है f, मैं बार बार लिख रहा हूं ये वेक्टर f है, अगर मुझको मॉड लिखना है तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा रहा हूं इस तरह से। आगे से हम ये रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैंने इसके ऊपर एरो, अगर वेक्टर है तो मुझको एरो लगाना जरूरी है, लेकिन अगर मैं एरो नहीं लगा रहा हूं इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये वेक्टर नहीं रहेगा, अभी भी ये f वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये अब जो मैंने लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ f का मॉड है, तो मॉड को मैं इस तरह से लिखूंगा, जहां पे भी मैं वेक्टर के ऊपर एरो नहीं लगा होगा, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, मॉड लिखते हैं, मॉड a स्क्वायर, a भी हमारा f है, b भी हमारा f है, 2ab भी f स्क्वायर आ जाएगा इनटू cos। तो इसको आगे आप सिंपलीफाई करोगे तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर भी 2f स्क्वायर हो जाएगा, तो 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos। अब देखिए इससे आप अगर 2f स्क्वायर बाहर लेते हो तो ये आ जाएगा आपका रूट 2f और बाकी आपका बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस cos थीटा। हमको इस टर्म को सिंपलीफाई करना है 1 प्लस cos थीटा। देखिए इसको मैंने आपके साथ कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो वीडियोस मैंने शेयर की थी, अगर आपने वो ध्यान से देखी हो तो उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस की गई है कि cos 2 थीटा, अगर ये हमारे पास फंक्शन है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा को मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकता हूं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या मैं 1 प्लस cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। इसी तरह से cos 2 थीटा के लिए एक और आइडेंटिटी बदलेंगे कि 2 cos 2 थीटा को हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अगर हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो हम 1 माइनस cos 2 थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एक और आइडेंटिटी बताई थी मैंने cos 2 थीटा को cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए हमको यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कैसे यूज करेंगे, ये तो cos 2 थीटा है, यहां पर हमारे पास सिर्फ cos थीटा है, ठीक है। देखिए इसी एक्सप्रेशन को मैं क्या करता हूं, क्या मैं इसको ये 1 प्लस cos 2 और एंगल को मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करूं, थीटा जो आर्गुमेंट है cos का उसको मैं क्या करूं, हाफ एंगल में कन्वर्ट करूं। तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर्गुमेंट तो सेम रहा, लेकिन फायदा क्या हुआ कि ये हाफ एंगल में कन्वर्ट करने पर ये हमारा 1 प्लस cos 2 थीटा वाले फॉर्म में आ गया। अब हम इस आइडेंटिटी को यूज करके इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए अब सब्स्टिट्यूट करें तो हम क्या लिखेंगे, रूट 2f 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये रूट 2 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 2f cos थीटा बाय। अगर दो इक्वल वेक्टर्स में उनके बीच का एंगल थीटा है तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 2f cos थीटा बाय 2 आएगा। ये रिजल्ट आप क्या है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। दो इक्वल वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो। अब देखिए हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये तो हमने जनरल
जनरल सम या दो इक्वल वेक्टर्स का, अगर उनके बीच का एंगल कोई भी थीटा गिवन नहीं हो, हमको दे रखा है कि हमको एंगल निकालना है दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के बीच में, कि उनका जो रिजल्टेंट है वो उनमें से किसी एक का 1/3 है। मतलब यहां पर हमको जो रिजल्टेंट है आर वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि वो f/3 है। अब देखिए अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल थीटा है तो ये तो आप समझते हो रिजल्टेंट 2f cos θ/2 है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि f/3 की जो वैल्यू है वो 2f cos θ/2 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है f तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1/6 जो है वो cos θ/2 आना चाहिए, ठीक है। तो हमको एक्चुअली थीटा निकालना है, तो हम देखें θ/2 कितना आना चाहिए, θ/2 होना चाहिए cos इनवर्स ऑफ 1/6। देखिए cos इनवर्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिस तरह से हम लिखते हैं ना कि sin 30 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, तो इनवर्स का मतलब क्या है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं कि sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री है। जैसे cos 30 √3/2 होता है, तो cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। तो वही मैंने क्या लिखा कि भाई अगर cos θ/2 की वैल्यू 1/6 है तो θ/2 कितना आना चाहिए, cos इनवर्स 1/6। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आएगा 2 cos इनवर्स 1/6। ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 1/6। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है थीटा 2 cos इनवर्स 1/6 के इक्वल, ठीक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये बोर्ड पर है। हमको दे रखा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a। दो वेक्टर है a और b, उनका जो रिजल्टेंट है वो a वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो रिजल्टेंट है वो a वेक्टर के परपेंडिकुलर है और जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो b के मैग्नीट्यूड का हाफ है। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन a एंड b। हमको क्या करना है, a और b वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। एक तो जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, जो आपको फॉर्मूले बताए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं, एक इसको ज्योमेट्री से हम सिंपल 1-2 स्टेप में ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम जो हमारा ट्रेडिशनल वे है ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वो देखिए वो किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है कि a के परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट। तो आप देखिए ट्रायंगल लॉ और वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने एक रिजल्टेंट के एंगल के लिए एक रिलेशन ड्राइव किया था कि रिजल्टेंट का जो एंगल आएगा वेक्टर a से जो रिजल्टेंट का एंगल आएगा वो आएगा टेंजेंट फाई इक्वल्स टू mod b sin थीटा अपॉन mod a प्लस mod b cos थीटा, जहां पर थीटा वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है और फाई रिजल्टेंट का एंगल है वेक्टर a से। यहां पर हमको दे रखा है कि a इज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट। a is perpendicular to resultant, that means we have been given that phi equals to 90 degree। phi जो है वो 90 डिग्री है। अगर phi 90 डिग्री है तो tan 90 will be infinity। tan 90 will be infinity। हम लिख सकते हैं infinity will be equal to mod b sin theta अपॉन mod a प्लस mod b cos theta होना चाहिए, है ना। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन यही आना चाहिए। अब कोई भी ये एक्सप्रेशन इंफिनिटी तो तब आएगा जब ये जीरो हो, मतलब डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो, जीरो हो और न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो, तब ये रेशियो इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब ये कहना है कि mod a प्लस mod b cos थीटा कितना आना चाहिए, जीरो। मतलब mod b cos थीटा equals
इक्वल्स टू मॉड माइनस ऑफ मॉड ए होना चाहिए, या cos थीटा हमारा, मैं मॉड को सिंपल a लिख लेता हूं और मॉड b को b लिख लेता हूं, तो माइनस a बाई b आना चाहिए हमारा cos थीटा, ठीक है, cos थीटा माइनस a अपॉन b आना चाहिए। या अगर आप एंगल लिखना चाहें a और b के बीच का, तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस a अपॉन b आना चाहिए, ठीक है। चलिए यही एंगल हमको बताना है, लेकिन हमको इसकी वैल्यू बतानी है, क्यों? क्योंकि हमको रिजल्टेंट दे रखा है, हमको एक और कंडीशन दे रखी है कि b का जो मैग्नीट्यूड है वो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो b के मैग्नीट्यूड का हाफ है। तो हम देखें, अगर रिजल्टेंट वाला रिलेशन हम प्रूव करते हैं तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2 मॉड a मॉड b cos थीटा के इक्वल होता है। अब देखिए ये सब्स्टिट्यूशन मैं यहां से करूंगा, cos थीटा को क्या लिख लूंगा मैं माइनस a अपॉन b, और अगर cos थीटा को मैं माइनस a अपॉन b लिखता हूं तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab इनटू माइनस a अपॉन b। अगर ये हम करते हैं तो ये b और b हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास रह जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हमारा b/2 है, ये को दे रखा है रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b। मतलब अगर मैं स्क्वायर करूं दोनों तरफ तो b स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि a स्क्वायर जो है वो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4 के बराबर होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा है a स्क्वायर जो है वो 3b स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके a स्क्वायर जो है वो 3b स्क्वायर बाय 4 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो a की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस रूट 3b बाय 2 आना चाहिए ना। a की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस रूट 3b बाय 2 आना चाहिए। अब ये कंडीशन हम वहां सब्स्टिट्यूट करें तो cos थीटा हमारे पास कितना हो जाता है, cos थीटा जो कि माइनस a बाय b है, उसमें आप a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें प्लस माइनस रूट 3b बाय 2 अपॉन b, इक्वल लेगा हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आएगी माइनस साइन में मिलेगा माइनस प्लस रूट 3 बाय 2, ठीक है। तो अगर हम प्लस वैल्यू लेते हैं मतलब cos थीटा प्लस रूट 3 बाय 2 तो थीटा कितना आएगा 30 डिग्री ना, थीटा कितना आएगा हमारे पास 30 डिग्री। या अगर हम माइनस वैल्यू लेते हैं माइनस रूट 3 बाय 2 तो ये अगर आप समझते हो कि cos 180 माइनस थीटा, देखो मैं एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको बता रहा हूं, यही तो बता रहा हूं मुझे cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको लिखूं cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये कितना है, ये माइनस cos 30 आना चाहिए। तो बेसिकली हम देखें माइनस cos 30 कितना हो गया माइनस रूट 3 बाय 2, तो माइनस रूट 3 बाय 2 की वैल्यू उतनी आएगी जितनी cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा। cos 180 माइनस 30 डिग्री विल बी cos 150, तो माइनस रूट 3 बाय 2 जो वैल्यू आएगी वो cos 150 डिग्री की। एक एंगल तो हमारे पास अगर हम प्लस लेते हैं तो थीटा जो है वो रूट 3 बाय 2 आना चाहिए, और एक हमारे पास आएगा थीटा जो है वो 150 डिग्री आना चाहिए। अगर हम देखें a और b के बीच का एंगल हम 30 डिग्री लेते हैं, a और b के बीच का एंगल अगर मान लीजिए आप 30 डिग्री लेते हैं
मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली दोनों को टेल टू टेल अरेंज किया है, तो इनका रिजल्टेंट, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो इनका रिजल्टेंट कभी भी ए के परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एडमिसिबल नहीं। एडमिसिबल वैल्यू कौन सी है हमारे पास? 150 डिग्री, क्योंकि अगर इनको टेल टू टेल अरेंज करें, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, एंगल इनके बीच में 150 डिग्री है, अब चांस है कि रिजल्टेंट जो है इसका, जो डायगोनल आएगी इस पैरेललोग्राम की, वो ए से परपेंडिकुलर हो सकती है। थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री एडमिसिबल है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा कि ए जो है वो रिजल्टेंट जो है वो ए के परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझे आप? एक तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको, थोड़ा लेंथी है, ठीक है। एक हम इसको बहुत ही आसानी से, अगर हम इसकी ज्योमेट्री को देखें तो बहुत ही आसानी से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए आसानी से कैसे करेंगे, तो मैं थोड़ा पोर्शन उसको रब करना पड़ेगा। वैसे आप समझ चुके होंगे कि हमने किया क्या है। क्या करें हम, पहले तो ये अरेंज कर लेते हैं। ये वेक्टर ए है, मान लीजिए, लेट अस से दिस इज वेक्टर ए, क्योंकि डायरेक्शन को डिफाइन तो एनी है, जो मेरी मर्जी मैंने ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए ये है वेक्टर, फिर मुझको दे रखा है रिजल्टेंट जो है ए और बी का, वो ए से परपेंडिकुलर है, तो पहले मैं रिजल्टेंट बना दूं। ये है रिजल्टेंट जो ए से परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली अगर ये ए है, ये ए है, ये रिजल्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ रिजल्टेंट ए और बी से बनने वाले पैरेललोग्राम की डायगोनल होनी चाहिए। इसका मतलब अगर यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ए से, और ये रिजल्टेंट है, तो ये हमारा बी आना चाहिए, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ये भी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझको दे रखा है कि अगर ये वेक्टर हमारा आर है, मतलब लेंथ लिखूं मॉड आर है, ये मॉड ए है, ये मॉड बी है, तो ये आर जो है ये b/2 के बराबर है। ठीक है, आर जो है वो b/2 के बराबर है। हमको ये एंगल बताना है, बिटवीन ए एंड बी, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, या तो ये एंगल बताना है ए और बी के बीच का, या ये एंगल बताना है। मान लीजिए इस एंगल को मैं लिख लेता हूं कुछ भी, इसको फाई लिख लीजिए, इस एंगल को, चलो फाई आपको कहां पे दिया था, इसको कुछ और लिख लीजिए। मान लीजिए इसको एंगल हम थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए थीटा लिख लेते हैं। तो हम देखें ये जो आर है ये b/2 है, ये b है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में b हाइपोटेन्यूज है, r परपेंडिकुलर है, a बेस है ना। तो अगर मैं देखूं cos थीटा रेशियो में लेता हूं, इसमें cos थीटा का sin थीटा नीचे है ना, क्योंकि हमको बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। sin थीटा कितना आना चाहिए? sin थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास? परपेंडिकुलर है r, और हाइपोटेन्यूज कितना है? मॉड b। हमको दे रखा है क्वेश्चन में कि r जो है वो मॉड b/2 के बराबर है ना। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो b का हाफ है, तो मैं उसको b/2 लिख दूंगा, r को मैंने b/2 लिख लिया। तो sin थीटा कितना आ जाएगा? 1/2। sin थीटा 1/2 का मतलब थीटा कितना हो गया? थीटा जो है 30 डिग्री हो गया, मतलब ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। लेकिन ये एंगल जो है ये a और b के बीच का एंगल नहीं है, ये तो इस ट्रायंगल का एंगल हो गया। a और b के बीच का एंगल मतलब वो एंगल जो इनके बीच की डायरेक्शन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करे। a इधर पॉइंट कर रहा है, b इधर पॉइंट कर रहा है, इनके बीच का एंगल तो ये है, कितना है? 150। ये एंगल है, ये कितना है? 150 डिग्री। एंगल बिटवीन a एंड b विल बी, लेट अस से दैट एंगल टू बी थीटा फाई। मान लो कुछ एक और ग्रीक सिंबल हम लेते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, वो अल्फा जो एंगल आएगा a और b के बीच का, वो 150 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम इसको सिंपल एक दो स्टेप में भी सिंपलीफाई कर सकते थे, या जो ट्रेडिशनल तरीका है आपका वो ये हमने सिंपल ज्योमेट्री को यूज करके सिंपलीफाई किया। ठीक है।